हॉस्पिटल में भर्ती पेशेंट की देखभाल के लिए बाहर से पूरा परिवार आता है। पास के होटल में रुकता है। पेशेंट तो हॉस्पिटल में रह जाता है, लेकिन 8 सदस्यों का पूरा परिवार होटल में लगी आग से झुलस कर मर जाता है। दिल दहला देने वाली घटना दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में लगी आग की है, जहां ऐसे एक दो नहीं 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उनमें से 12 तो लोग विदेश से आए थे यहां अस्पतालों में इलाज कराने। आग लगने के बाद जो बचाव कर्मी वहां पहुंचे, उन्होंने जो दर्दनाक मंजर देखा उसे शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। जैसा कि हर बार होता है, लोगों की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया, होटल के मालिक को गिरफ्तार किया। आनन फानन में दिल्ली सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी को रद्द कर दिया, जिसके तहत ये लाइसेंस लेकर होटल चल रहा था। और अब एक एक करके उन नियमों को देखा जा रहा है जिनको ताक पर रखकर सालों से ये होटल चल रहा था। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ना तो नियमों की अनदेखी पहली बार हुई है और ना ही नियमों को ताक पर रखकर होटल या कमर्शियल बिल्डिंग चलाने का पहला मामला सामने आया है। सवाल उठता है कि आखिर यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा, क्योंकि मामला लोगों की जिंदगी का है। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। 3 जून की सुबह देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में जो कुछ हुआ वो हादसा नहीं, लापरवाही की आग थी। जो हालात और तथ्य सामने आ रहे हैं वो यही बताते हैं कि यह अग्निकांड सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि नियमों की अनदेखी और कथित लापरवाही की लंबी कतार का नतीजा था। जांच में सामने आया है कि जिस भवन को केवल 6 कमरों के B&B यानी बेड एंड ब्रेकफास्ट ऑपरेट करने की इजाजत मिली थी, वहां कथित तौर पर 25 कमरे चलाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, चाय की दुकान के लिए गए लाइसेंस की आड़ में होटल, रेस्टोरेंट और बेसमेंट किचन भी चलाया जा रहा था। सवाल यह है कि अगर नियमों का इतना बड़ा उल्लंघन हो रहा था तो जिम्मेदार एजेंसियों की नजर वहां तक क्यों नहीं पहुंची? आखिर ये सब किसकी जानकारी और किसकी चुप्पी में चलता रहा? लेकिन अब हर विभाग अपने दायरे की एक अलग कहानी सुना रहा है। एमसीडी का दावा है कि इमारत लालडोरा क्षेत्र में स्थित थी, इसलिए निर्माण संबंधी नियमों में छूट लागू होती थी और विभाग की सीधी भूमिका सीमित थी। पर्यटन विभाग के रिकॉर्ड बताते हैं कि B&B लाइसेंस 2024 में जारी हुआ था, जो 2027 तक वैध था। नियम साफ कहते हैं कि B&B संचालक को उसी इमारत में रहना होता है और सीमित संख्या में ही कमरे किराए पर दिए जा सकते हैं। इसके बावजूद पहले तल पर रेस्टोरेंट और बेसमेंट में किचन चलाया जाता रहा। अधिकारियों का कहना है कि पर्यटन विभाग नियमित निरीक्षण नहीं करता, वो केवल लाइसेंस जारी करने और रिन्यूअल की प्रक्रिया को देखता है। दूसरी तरफ एमसीडी का तर्क है कि रेस्टोरेंट संचालन और सुरक्षा मानकों की निगरानी दूसरी एजेंसियों की जिम्मेदारी थी। दिल्ली की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि बिहार के मुजफ्फरपुर के अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आईसीयू में आग लग गई। खबर है कि आग में झुलसने से 10 लोगों की मौत हुई है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी सिर्फ 5 की हुई है। आईसीयू के भीतर हर तरफ कालिक, जली हुई मशीनें और निशान दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या चूक हुई कि मरीजों के लिए सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगह मौत के मंजर में बदल गई। आग लगने की इन खौफनाक तस्वीरों ने देश में फायर सेफ्टी के तमाम दावों की पोल खोल दी है। अगर सरकार के ही आंकड़ों की माने तो देश में एक साल में आग लगने से करीब 27,000 से ज्यादा मौतें होती हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर ये किसकी लापरवाही है? हर बार आग लगने की घटनाओं के बाद बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही ढाक के 3 पात। ऐसे में दिल्ली का मालवीय नगर अग्निकांड अब सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है, बल्कि उन खामियों का आईना बन गया है जिन्हें समय रहते ठीक किया जाता तो शायद 21 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। क्या हमारी सरकारें कभी फायर प्रूफ सिस्टम और इसकी निगरानी वाली पुख्ता सिस्टम तैयार कर सकती हैं ताकि लोगों की जान सुरक्षित रहे और फायर सेफ्टी से भविष्य में कोई खिलवाड़ ना हो?
इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं खास मेहमान, भारत सरकार में शहरी विकास विभाग के पूर्व सचिव सेक्रेटरी डॉक्टर एम रामाचंद्रन साहब हैं, दिल्ली फायर सर्विस के पूर्व डायरेक्टर अतुल गर्ग साहब हैं, नाइट फ्रैंक में रिसर्च के नेशनल डायरेक्टर अंकिता सूद हैं। नाइट फ्रैंक जो टाउन प्लानिंग, शहरी प्लानिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जानी मानी एजेंसी भी है। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी साहब कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और YMCA की डायरेक्टर और वरिष्ठ पत्रकार भारती नागपाल हमारे साथ है। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में भारती नागपाल आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे साथ ऐसे लोग भी पैनल में हैं जो समय समय पर टाउन प्लानिंग के लिए नीतियाँ बनाते हैं। ऐसे भी पैनल में लोग हैं जो उन नीतियों को अमल में लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन चूंकि आप लंबे समय से दिल्ली में रही हैं और ऐसी कई घटनाओं की अब गवाह भी बनी हैं, आपको क्या लगता है कि हर बार समस्या एक ही होती है? हर बार कानून एक ही होता है जिसका उल्लंघन किया जाता है? हर बार कानून को दोबारा से सख्ती से पालन कराने का वादा किया जाता है, लेकिन फिर भी घटनाएं घटती रहती हैं? जी, मैं इस पर यही बोलूँगी, इतने सालों से मैं दिल्ली में रह रही हूँ। मैंने खुद एज़ अ जर्नलिस्ट मैंने बहुत केसेस भी कवर किए हैं। 20 साल पहले भी यही सिचुएशन थी, आज भी यही सिचुएशन है कि जो आग लग रही है वो फायर सेफ्टी नॉर्म्स की वजह से लग रही है। देखिए, दिल्ली एक ऐसा शहर अब हो गया है जहाँ पर मल्टी स्टोरी हम ये हाई राइज बिल्डिंग तो नहीं, लेकिन हाँ, जहाँ पर पहले एक घर होता था वो बिल्डर्स ने तोड़ के वहीं पर 4-4 मंजिला, 5-5 मंजिला मकान बनाने शुरू कर दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम की वजह से ये सारी की सारी दिक्कतें आनी शुरू हुई। दूसरा, अगर मैं इस पूरे मामले को एक वन वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो मैं कहूँगी करप्शन। सबसे बड़ा मामला है करप्शन का। हमारे पास फायर डिपार्टमेंट से हमें जो एनओसी लेनी होती है, अगर आप देखें पिछले कई बार जहाँ-जहाँ इस तरह की घटना हुई, हमेशा यही पाया गया कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स वहाँ नहीं थे। फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं थे तो उनको फायर एनओसी कहाँ से मिली? मिली भी या नहीं मिली? आखिर अब तक इतने सालों से अब तक ये इतना मुश्किल मुद्दा क्यों होता जा रहा है कि एनओसी मिल जाती है, उसके बाद भी आग लग जाती है, या एनओसी नहीं मिल रही है तो भी इल्लीगल तरीके से बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े-बड़े स्ट्रक्चर्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और इवन नर्सिंग होम्स वो चल रहे हैं। जैसा आपने अभी दिखाया कि बिहार में भी एक हॉस्पिटल में आग लग गई। तो ये मुद्दे, ये इस तरह की घटनाएं देखी जा रही हैं, लगातार देखी जा रही हैं। अगर इसी साल की बात करें हम, जनवरी से लेकर अब तक, जनवरी से लेकर मई तक करीब-करीब 60 से 65 लोगों की मौत हो चुकी है और सिर्फ आग की घटनाओं में ही मौत हुई है। कल की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले विवेक विहार में ये घटना हुई। उससे पहले एक जगह और गाजियाबाद में भी ये घटना हुई। गाजियाबाद में हाई राइज बिल्डिंग में ये घटना हुई और वहां पर तो और एक दिक्कत आई कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स की तो हम क्या ही बात करेंगे। वहां पर जो फायर इंजन्स पहुंचे उनके पास सीढ़ी नहीं है। तो ये दिक्कत सिर्फ एक जगह की नहीं है, करप्शन तो है ही है मुद्दा। मुद्दा इससे आगे बढ़कर है। मुद्दा ये है कि क्या हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से डेवलप कर पा रहे हैं? क्या हम सेफ्टी नॉर्म्स को पूरी तरीके से देख रहे हैं? क्या हम गवर्नमेंट, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी गवर्नमेंट क्या इन चीजों को पूरी तरह से देख रही है या इनको लगातार अनदेखा कर रही है? बिल्कुल, ये जो आपने सवाल उठाया सिस्टम को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेकर के, इस पे कई सारे सवाल हैं जिसका बेहतर जवाब हमारे साथ अतुल गर्ग साहब हैं, वो देंगे। दिल्ली फायर सर्विस के पूर्व डायरेक्टर भी हैं। लेकिन उससे पहले डॉक्टर एम रामाचंद्रन सर, आपके पास मानना चाहूँगा, चूंकि आप जिस विभाग को का नेतृत्व किया आपने, अधिकारियों के मुखिया रहे हैं, उस विभाग में सबसे पहले स्तर का जो होता है पॉलिसी प्लानिंग करना है, बेहतर टाउन प्लानिंग करना है, शहरी विकास के लिए कायदे कानून बनाना है, उसका एक मोटा खाका शहरी विकास मंत्रालय खींच रहा होता है और उसके आप सेक्रेटरी भी रहे हुए हैं। तो जब आप लोग थे तो क्या इस तरह की समस्याएं आती थी, और जब प्लानिंग होती थी तो इन समस्याओं को कितना निवारण आपको दिख रहा होता था? इसी के समय में क्या हुआ नहीं हुआ ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं हमें सुनने को मिल रहा है, ये तो बात सही है। मुख्य तौर पर लोकल बॉडी जो है, स्थानीय निकाय, उसका जिम्मेदारी है कि उसके क्षेत्र में जिन चीजों का पालन करना है उसको सुनिश्चित कराना। इस मामले में मैं देख रहा हूँ कि लोकल बॉडी एमसीडी के साथ साथ टूरिज्म का भी एक भूमिका है। ये दोनों मिलकर के इनको सुनिश्चित करना चाहिए था। मैं मोटे तौर पर इधर
सरकार से बाहर आने के बाद मैं यही देख रहा हूँ, जिसका एक अकाउंटेबिलिटी एक चीज है, वो एक तरह से हमने उसको पूरे तरह से नजरअंदाज कर दिया है। लोकल बॉडी का काम है समय समय पर जांचना, जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया है उसी के मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं ये देखना उनका काम है। अब ये लाल डोरा और चीजें ला करके इसको इधर से उधर करना, तो क्या मनुष्य का जीवन का कोई लोकल बॉडी के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट को और गंभीर देखना नहीं चाहिए था, कमी है। तो आप पूछ रहे हैं कि सवाल सफेद तौर पर वो मास्टर प्लानिंग के जो नॉर्म्स हैं इसके बारे में विकास मंत्रालय देते हैं, लेकिन धरती के लेवल पर इन्फोर्स करना और सुनिश्चित करना उस निकाय का काम होता है। इसमें मैं समझता हूँ कि ये दोनों का काफी हद तक दिख रहा है मुझे, क्योंकि समय समय पर जांच लेगा। आपको याद होगा और व्यूअर्स को मालूम होगा, दिल्ली में कई बार बेसमेंट को बदलने के बारे में काफी कुछ चर्चा की। आज भी उस समस्या का समाधान हुआ मुझे पता नहीं है। बेसमेंट बनाते हैं, उस समय कुछ दिखाते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेते समय, उसके बाद उसमें तमाम प्रकार के कार्य चलाते हैं। यहाँ भी अभी आपने बताया कि इनको कितने का परमिशन दिया गया था, उसके ऊपर वो कितना आगे तक चला गया। ये बात सही है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में इस तरह के लोगों को भी शायद सपोर्ट मिल रहा है, ये कारण हो सकता है। लेकिन अगर हम एक अकाउंटेबल सिस्टम नहीं बनाएंगे, जिसको हम बड़े भाषणों में कई बार बोलते हैं सुशासन सुनिश्चित नहीं कराएंगे, अकाउंटेबिलिटी का एक शब्द नहीं लाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये बार बार इस प्रकार का इन समस्याओं को हमें झेलना पड़ेगा। इससे हट करके एक नए प्रकार का प्रक्रिया करना होगा, जिससे कि जिसका उत्तरदायित्व है उसको मौके पर जाकर चेक करने का वो करे, अपना रिपोर्ट दे दे, और यदि हो सके तो इसको पब्लिक डोमेन पे डालना चाहिए। इतने बिल्डिंग्स का चेकिंग किया, नहीं पाया, नहीं पाए, ये कार्रवाई शुरू, ये पब्लिक को भी मालूम होना चाहिए। दरअसल आपने सही कहा कि ऊपर के स्तर पे पॉलिसी बन जाती है, नियम कायदे कानून बन जाते हैं, लेकिन जब उसको लागू करने की जिम्मेदारी आती है तो स्थानीय निकायों की आती है, लोकल बॉडीज की आती है। वहाँ पे चलकर एक कह सकते हैं कि अनियमितता हो या फिर कई बार रिश्वतखोरी के मामले आते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जो आकर के वहाँ पे इन सारे ऊपर से बने हुए नियम को ज़मीन पर लागू करने में एक बड़ी रोड़ा बनकर निकल कर आते हैं। लेकिन इस पर भी चर्चा करूँगा, लेकिन एक जो मुद्दा उठ रहा फायर को लेकर के, फायर सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर के, तो हमारे साथ अतुल गर्ग साहब हैं जो कि दिल्ली फायर सर्विस के पूर्व डायरेक्टर भी हैं। गर्ग साहब, स्पेसिफिक इस केस की बात करूँ मैं तो इस केस में फायर डिपार्टमेंट की भूमिका कहां से शुरू होती है और कहां चल के फायर डिपार्टमेंट इसमें कह सकते हैं जिम्मेदार माना जाए? देखिए, ये जो बिल्डिंग थी इसके बारे में जो मेरे से सारे चैनलों में सवाल है कि फायर डिपार्टमेंट की भूमिका क्या है। मैं दिल्ली में आपको पहले 2 मिनट लूंगा कैसे फायर एनओसी लिया जाता है। हम एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है, हमारे यहाँ फील्ड स्टाफ नहीं होता है। हमारा जो लोअर स्टाफ है वो फायर फाइट करने जाता है और 24 घंटे स्टेशन के अंदर रहता है, क्योंकि दूसरी कॉल आएगी तो उस पर जाएगा ही, उसका कोई फील्ड से लेना देना नहीं होता। हमारे पास एमसीडी के थ्रू एप्लीकेशन आती है, वो अप्लाई करते हैं एमसीडी में। इस केस में वो पोर्टल पे अप्लाई करते हैं कि एमसीडी का पोर्टल है, यूडी का भी पोर्टल उसको कहते हैं, उससे हमारे पास एप्लीकेशन आती है। मेरा अफसर उस एप्लीकेशन को रिसीव करने के बाद उस जगह में जाता है, उसका इंस्पेक्शन करता है, उसको देखता है और उसमें अगर वो ठीक है तो उसको पोर्टल के ऊपर रिकमेंडेशन दे देता है एमसीडी को कि आप इसमें फायर फाइटिंग अरेंजमेंट ठीक है, आप अगला एक्शन लें। अगर खराब है तो उसमें दे देता है कि भाई ये कमियां हैं इसमें, इसको पूरा कराया जाए, उसके बाद दोबारा अप्लाई किया जाए। तो फायर डिपार्टमेंट जो है, क्योंकि कोई फील्ड स्टाफ नहीं होता है, कोई इंस्पेक्शन रेगुलर इंस्पेक्शन नहीं होता, जब तक हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं आ जाती तब तक हमारा जो अफसर है इंस्पेक्शन पे जाता नहीं है। इस बिल्डिंग के केस में क्या हुआ है कि देखिए, ना तो एमसीडी ने हमारे पास केस भेजा, ना इंडिविजुअल ने अप्लाई किया। इस बिल्डिंग ने कभी फायर के एनओसी के लिए अप्लाई ही नहीं किया। वो पूरी बिल्डिंग जो है ये झोल है, ये पूरी बिल्डिंग जो है इलीगल चल रही है, इसमें कोई लूप होल नहीं, सब कुछ खराब था। आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं, आपने एनओसी लिया, आपको पता है कि रेस्टोरेंट के लिए एनओसी चाहिए। आप बेसमेंट में किचन चला रहे हैं, आपको पता है अलाउड नहीं है। आप गेस्ट हाउस चला रहे हैं, आपको पता है कि बिना फायर एनओसी के 2 सीढ़ी के आप नहीं चला सकते हैं, पर वो ये सब काम कर रहा है और फील्ड का जो स्टाफ है वो इसको देख रहा है। तो मैं इसको इस बात से ऐसे करता हूं कि जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनने दिया, जो इसमें ये देख रहे हैं कि रोज फॉरेनर आके टिक रहे हैं, तो इतने लोग आ रहे हैं तो रोज देख रहे हैं ना
कि एक बिल्डिंग में 20 आ जाए, 10 कल आए, 15 कल आए। तो ये सब लोग, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है कि भाई ये बिल्डिंग को आपने जैसे 2 दिन पहले साकेत में एक बिल्डिंग गिरी, उसमें आग नहीं लगी पर बिल्डिंग गिरी। सेम सिचुएशन इस बिल्डिंग की भी, ये बिल्डिंग बनी हुई थी, इसमें आग लग गई, ये गिरी नहीं। तो वो बिल्डिंग भी अनऑथराइज थी, ये बिल्डिंग भी अनऑथराइज है। इसमें भी 5 फ्लोर बना दिए, उसमें भी 5 फ्लोर बना दिए थे, जो कि अलाउड नहीं है। 15 मीटर से ज्यादा हाइट उस इलाके में होनी नहीं चाहिए। तो ये जो सारा जो किया गया है, इसमें मेनली जो रिस्पॉन्स आता है वो बिल्डिंग अथॉरिटी का आता है, क्योंकि उनका फील्ड साफ होता है, वो घूमते हैं, उनके पास एरिया में जेई होते हैं, जो भी और लोग अफसर भी होते हैं। तो मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है। फायर डिपार्टमेंट का रोल उतना ही लिमिटेड है। जब मेरे पास गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एनडीएमसी, डीडीए, एमसीडी, कैंटोनमेंट बोर्ड, ये मेरे पास एप्लीकेशन भेजेगा, मैं उसको ऑनलाइन रिसीव करूंगा, मेरा इंस्पेक्शन करेगा और उस डिपार्टमेंट को रिकमेंडेशन भेजेगा। जी बिल्कुल। 2 साल छोटे छोटे पूछूं, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। आप कहें कि हमारे पास, यानी कि फायर डिपार्टमेंट के पास इसने एनओसी नहीं ली, क्या बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल चलाने के लिए फायर डिपार्टमेंट की एनओसी की जरूरत होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। ये एक्चुअली जो ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट की स्कीम की गई थी, ये उन लोगों के लिए की गई थी। मान लीजिए मेरा बड़ा घर है, बच्चे बाहर चले गए, अब मेरे पास 3 रूम एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो मैं कुछ पैसे अर्न कर सकता हूँ। ब्रेड जो ये स्कीम है, इसका ये पर्पज था कि बाहर से टूरिस्ट आएंगे, उनको घर का माहौल मिलेगा, और जो घर का ओनर है वो वहां रहता है, वो उनको 2-3 घर अपने जो स्पेयर हो गए उनको यूज करके कुछ अर्निंग कर लेगा। तो इसलिए इसमें जो है लाइसेंसिंग की, कोई लाइसेंसिंग इसमें की नहीं गई थी। आप अप्लाई कर दें, हाँ। टूरिज्म डिपार्टमेंट को लाइसेंस देता है, आई थिंक पुलिस देती थी पहले। फायर डिपार्टमेंट को लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं थी। हाँ, तो फायर डिपार्टमेंट की लाइसेंसिंग की जरूरत है। एक सवाल और आपसे पूछूं कि अगर किसी बिल्डिंग, चाहे कमर्शियल बिल्डिंग ही माने, और हॉस्पिटल हो या फिर होटल हो, आपसे यानी फायर डिपार्टमेंट से एनओसी ले लेता है, फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी आए, कर्मचारी वहाँ देख लिया कि हाँ जी फायर सेफ्टी नॉर्म्स पूरा कर रहा है, उसके बाद आपने सर्टिफिकेट दे दिया, उसके बाद दोबारा कभी जाकर के रैंडम इंस्पेक्शन पे जाते हैं कि नहीं जाते? सरप्राइज इंस्पेक्शन पे देखें कि उसको एनओसी दिया था वैसा ही कि वैसा ही, कुछ नियम की अनदेखी किए कि नहीं किए? नहीं, देखिए उसके बाद उसको हर 3 साल में रिन्यूअल कराना पड़ता है, तो हर 3 साल में उसका दोबारा इंस्पेक्शन होता है। एज पर प्रोसीजर नॉर्मली जो है रैंडम इंस्पेक्शन नहीं होता अनलेस, हाँ, कि नॉर्मली सरप्राइज इंस्पेक्शन नहीं किया जाता अनलेस देयर इज ए स्पेसिफिक ऑर्डर। जैसे कोचिंग सेंटर में आग लगी थी, तब गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया सारे आप दोबारा से कीजिए, एक टीम बनाई गई। इस केस में भी एक टीम बनाई गई। तो इंस्पेक्शन नॉर्मली एक टीम के संग होता है, या कोई गवर्नमेंट या कोर्ट ऑर्डर करता है तभी होता है, ऐसे रैंडम इंस्पेक्शन नहीं होता है। मैं एक छोटी सी बात यहाँ भी बताना चाहूंगा कि इसीलिए दिल्ली, क्योंकि ये हमारे ऊपर लगता है कि आपने गलत एनओसी दे दिया, इसमें करप्शन हुआ, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है निकाल दिया है, हमारा क्या कहते हैं, सूचना निकल चुकी है कि अब इंस्पेक्शन का काम बाहर के लोग करेंगे, प्राइवेट पार्टी करेगी, फायर अफसर नहीं करेंगे। ये ऑलरेडी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। दिल्ली को 3 महीने का टाइम दिया गया इसके रूल बनाने के लिए। तो अब आगे से जो भी इंस्पेक्शन होगा, जो भी सरप्राइज कह लीजिए इंस्पेक्शन होगा, एनओसी देगा, वो थर्ड पार्टी के जो लोग होंगे वो देंगे। थर्ड पार्टी में मतलब हो गया, जैसे आप वकील को हायर करते हैं, आर्किटेक्ट को हायर करते हैं, सीए को हायर करते हैं, ऐसे ही आप रजिस्टर्ड फायर प्रोफेशनल को हायर करेंगे और उनसे एनओसी लेंगे, वही एनओसी देंगे। फायर सर्विस की भूमिका अब दिल्ली में इंस्पेक्शन के मामले में खत्म कर दी गई है। बिल्कुल। ये 2 सवाल जो आपने उठाया, छोटा सा रिएक्शन में डॉक्टर एम रामाचंद्रन साहब आपसे ले लूँ मैं, फिर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, विजय त्रिवेदी साहब और अंकिता सूद भी हैं। रामाचंद्रन सर, कि ये तो पॉलिसी लेवल का डिसीजन हुआ ना कि आप बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल का परमिशन दे रहे हैं, लेकिन फायर सेफ्टी की ज़रूरत को आप ख़त्म कर रहे हैं कि वो उसकी ज़रूरत आपको नहीं है। साथ ही साथ फायर डिपार्टमेंट को औचक निरीक्षण, जिसको सरप्राइज इंस्पेक्शन कहते हैं, उसकी अनुमति नहीं दी जाती है। ये तो टॉप लेवल की पॉलिसी होनी चाहिए ऐसी, कि नहीं? निश्चित रूप से इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि किसी बिल्डिंग के लिए फायर क्लियरेंस जरूरी है, कंप्लीशन के समय दे दिया होगा। अब ये लीगली बिल्डिंग है, इलीगल है, इसका मुझे आइडिया नहीं है। इलीगल है तो फिर टूरिज्म डिपार्टमेंट से इसको कैसे परमिट मिलता है, ये सवाल होता है। तो कहीं ना कहीं फायर क्लियरेंस भी जरूरी होता है, और जैसे इन्होंने बताया रिन्यूअल भी जरूरी होता है। तो ये दोनों चीजें हैं। तो जो मैंने बोला था, जो परमिशन देते हैं
तो इन सब चीजों को साथ में ला होने की वजह से इसको परमिट दे रहे हैं, ये साफ होना जरूरी है। अब मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के मामले और रिपीट हो रहे हैं। जैसे लिफ्ट के बारे में एक व्यवस्था है, एक जगह ये व्यवस्था है कि लिफ्ट का सर्टिफिकेशन लिफ्ट के अंदर प्रदर्शित है। उसी तरह इस प्रकार जहाँ पब्लिक आकर पब्लिक ज्यादा संख्या में आ सकते हैं, वहां पर भी उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है सब ऑब्टेन किया कि नहीं, वो डिस्प्ले करना भी जरूरी कर देना चाहिए, ताकि वहां आने वालों को मालूम हो सके ये सब परमिशन लेके कर रहे हैं। अगर कोई परमिशन नहीं लिया है उस पर नील लगाना भी जरूरी होता है। इस तरह का एक बदलाव हमारे सिस्टम में भी लाना जरूरी होगा, ताकि वहां जो जाते हैं उनको मालूम हो, चाहे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में लोग जाते हैं, मालूम होना चाहिए कि भाई रेस्टोरेंट में मैं जा रहा हूँ और यहाँ कुछ कमी है तो इसको मुझे पेश करना नहीं चाहिए। तो हमारे साथ दिक्कत ये, कई चीजों के बारे में ऐसे व्यक्ति हम सब में पूर्ण जानकारी नहीं है। ये जानकार करना भी जरूरी होता है, प्रदर्शित करना भी जरूरी होता है, और जिसका जिम्मेदारी है कि उसको समय समय पर जाके मौके पर चेक करना, वो भी एक रिक्वायरमेंट है। मेरे ख्याल में सब मिलाकर सरकार है, एक लोकल बॉडी है, इन दोनों को मिलकर के कर लेना चाहिए। कहीं कुछ कमी है तभी तो गवर्नमेंट बदलते रहते हैं, कानून में बदलाव लाए कि ये चीजें और जो व्यवस्था करे, ये करना आवश्यक होगा। मैं समझता हूँ कि इसमें जो मैंने एक वर्ड शब्द का प्रयोग किया सुशासन, वो काफी हद तक हो सकता है कि इस मामले में तो कॉम्प्रोमाइज कर दिया लगता है मुझे। ठीक है। अंकिता सूद, विजय त्रिवेदी सर, दोनों लोगों के लिए सवाल है। पहले अंकिता आप बताएं, फिर विजय सर आपके पास आऊंगा कि इस आपने अभी दोनों लोगों के डिबेट सुनी। एक पॉलिसी बनाने वाले थे एक समय में, एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाले थे फायर डिपार्टमेंट की तरफ से। ये एक सिस्टमिक खामी है या फिर ऑपरेशनल दिक्कतें हैं? देखिए, ये बिल्कुल एक सिस्टमिक खामी है, एक गैप है। सारी पॉलिसीज आपस में बात नहीं कर रही हैं। फायर कहता है कि रेजिडेंशियल को एनओसी नहीं चाहिए। फायर कहता है कि 17.5 मीटर से नीचे की अगर बिल्डिंग है उसको एनओसी नहीं चाहिए। कमर्शियल बिल्डिंग को एनओसी चाहिए। पर आगे जाके अगर वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग कमर्शियल बिल्डिंग में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे यहाँ 5 के 26 कमरे चल रहे थे, उसका कमर्शियल यूज हो गया, पर वो सिस्टमिक फेलियर की वजह से और वो डेफिनेशन मिसमैच की वजह से अभी भी वो एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में काउंट हुई और 17.5 फीट से नीचे थी, इसीलिए उसको फायर एनओसी नहीं लगा। अब जाते जाते वो कमर्शियल में कन्वर्ट हो गई, किसी ने चेक नहीं किया। तो देखिए, एक लैंड यूज चेंज भी हो रहा है, साथ के साथ फायर के अपने थ्रेशोल्ड्स हैं। 17.5 मीटर से नीचे आपको फायर एनओसी नहीं चाहिए रहेगा। कंप्लीटली सब बिल्डिंग्स में ये अप्लाई होना चाहिए। और पॉलिसी पर्सपेक्टिव से बेड एंड ब्रेकफास्ट एक रेजिडेंशियल परव्यू में आता है। आप जैसे सर ने कहा था, आप अपने घर के एक्स्ट्रा कमरे हॉस्पिटैलिटी के लिए दे सकते हैं। तो अगर आप रेजिडेंशियल में आते हैं तो आपको फायर एनओसी नहीं लगा है। तो आप देख रहे हैं ये सारी पॉलिसीज आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं कर रही हैं। फायर इज समथिंग जो चाहे कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, आग सब जगह लग सकती है। 17.5 मीटर से नीचे के घर में भी आग लगेगी, उसके ऊपर भी सेम रूल अप्लाई होना चाहिए। तो एक सिस्टमिक गैप है। सारी पॉलिसीज कंप्लीटली डिफरेंट बातें कह रही हैं। तो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ब्लेम का तो कोई इसमें सबका ही एक ये कलेक्टिव फेलियर है। विजय त्रिवेदी सर। जी लक्ष्मण जी, एक दोहा याद आया मुझे कि जा पर कृपा साहब की होई ता पर कृपा करे सब कोई। हरिशंकर परसाई जी को पढ़ रहा था मैं, तो याद आया हरिशंकर परसाई जी ने लिखा कि सरकारी कर्मचारी यानी सरकारी अफसर रिटायर होने के बाद सबसे पहले ईमानदार होने की कसम खाता है। समझे? अब ये दोनों बातें इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है। अच्छा किया आपने कि 3 पॉलिटिकल जो गेस्ट हो सकते थे, जो जिनको आपने नहीं बुलाया। वैसे उसका एक नुकसान हुआ, क्योंकि 3 पॉलिटिकल गेस्ट आ जाते, कांग्रेस का, बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का, तीनों की सरकार रही है, तो कम से कम तीनों की जिम्मेदारी तय हो जाती। बीजेपी और आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस को जिम्मेदार बताते कि उस सरकार के दौरान ये हुआ था। बीजेपी और कांग्रेस मिलकर आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराते कि उस दौरान ये कंस्ट्रक्शन हुआ था। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते कि उनकी सरकार के दौरान ये हुआ। अब आपने 3 लोगों को नहीं बुलाया, इससे ये गलती होगी कि अब जिम्मेदारी किसकी तय की जाए।
सरकारी अफसरों ने तो बता ही दिया कि हालांकि राम राज्य बुलाते है। तब भी जिम्मेदारी तय नहीं होती। नहीं मतलब वो दोनों तीनों लोग एक दूसरे पर तय कर देते, हम लोग को नहीं होता सर। ये हम कहानी लोग को जो मौका है, नहीं मिलता। हाँ ये कहानी जो है वो तो हर दिन की कहानी है ना। वो आपको ध्यान है जब कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी और बच्चे कूद रहे थे, उसके बाद कुछ बदल गया? अभी कुछ दिनों पहले एक और जगह पर एक्सीडेंट हो गया था, बिल्डिंग गिर गई थी, उसके बाद कुछ हो गया? आज ये हो गया है, इसके 15 दिन बाद, 1 महीने बाद कुछ होगा? कुछ नहीं होने वाला है। और ये कहना कि किसी को जानकारी नहीं है, ये तो गलत बात। यहाँ सबको जानकारी है। एमसीडी के जो लोग बैठे हुए हैं, टूरिज्म के लोग जो बैठे हुए हैं, फूड डिपार्टमेंट के जो लोग बैठे हुए हैं, फायर डिपार्टमेंट के जो लोग बैठे हुए हैं और पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग बैठे हुए हैं, ऐसा शहर का कोई कोना नहीं होता जहां पर एसएचओ को, कांस्टेबल को, बीट कांस्टेबल को पता नहीं हो कि उसके इलाके में क्या हो रहा है। ऐसा कोई म्युनिसिपल वार्ड का ऑफिसर नहीं होता जिसको पता नहीं हो कि वहां पर जो बिल्डिंग बन रही है उसमें 6 कमरों की बजाय 25 कमरे बन जाए। हवा में बनते हैं क्या 25 कमरे? है? अभी आप चेक करवाएंगे तो पता पड़ेगा कि वहां लिफ्ट का जो लाइसेंस था वो कैंसिल हुए, बहुत समय हो गया, वो 2022 का बना हुआ था, उसके बाद किसी ने चेक ही नहीं किया। अभी आप जाकर चेक करेंगे कि वहां पर जो सीसीटीवी कैमरा चल रहे हैं या है, उसमें से 10 में से 8 चल ही नहीं रहे होंगे। अभी आप पता करेंगे कि वहां पर एग्जिट के लिए क्या क्या नॉर्म्स जो साहब बताते हैं वो पूरे हुए हैं क्या, वो नहीं पूरे हुए। तो ये सब चीजों की जानकारी सबको है। यदि ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी को जानकारी नहीं है, तो फिर तो प्रभु मालिक है, ईश्वर कृपा करे इस देश पर। ये सब हम लोग रोज करते हैं। आप इतने हंटर चलाते हैं, कुछ फर्क पड़ रहा है? कोई हंटर से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतना करप्शन है कि कुल मिलाकर मामला है करप्शन का, समझे। और करप्शन हमने उसको स्वीकार कर लिया है, क्योंकि आपको वार्डन को देना, वार्ड मेंबर को देना है, फिर आपको म्युनिसिपल कमिश्नर को देना है, फिर आपको पुलिस वाले को देना है जो वहां पर बीट कांस्टेबल है। बीट कांस्टेबल कहाँ तक पहुंचाता है वो आपको पता है, फिर फायर डिपार्टमेंट को देना है। क्या ये कह देना कि 3 साल में कोई घटना होगी, उसके बाद 3 साल बाद चेक करेंगे, इसको नियम को आप ठीक मानते? और आग लगने के लिए ये पता होगा कि 17.5 मीटर पर आग लगनी चाहिए, तो या तो आग की गलती होगी। सर ये सब बातें कोई मायने नहीं है, क्योंकि करप्शन हम लोगों ने इतना इन्वॉल्व कर लिया है, और ब्यूरोक्रेसी प्लस ऑफिसर्स प्लस पॉलिटिक्स, ऐसा एक घालमेल है जिसमें आज कहने में क्या होगा कि अब जो 2 साहब आ गए हैं हमारे पास, गर्ग साहब और रामचंद्रन साहब, अब उन पर नाराजगी करने का क्या फायदा है? क्योंकि वो हमारे प्रोग्राम में आपने बुलाया, वो आपको आ गए, ये उनकी मेहरबानी है कि वो इस बात पर बात साफ कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर कुछ होने वाला नहीं होता। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, सरकार से थोड़ी होते ये काम। ये काम है ब्यूरोक्रेसी के, और ब्यूरोक्रेसी 90% करप्ट है। 90% इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 10% मैं एक लेवरेज देता हूं। 90% करप्ट, और ये करप्शन के अलावा कोई, यदि आप करप्शन पर बहस नहीं करेंगे तो बाकी सब बहस बेकार है मेरे हिसाब से। माफ कीजिए, मैं बात थोड़ा रूड तरीके से बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत तकलीफ होती है। 22 लोग मरते हैं। नहीं, कड़वी सच्चाई यही है। अब जो वहाँ के प्रतिनिधियों ने जो हालात बयां की, हाँ। एक लाइन और बोल देता हूं। शहादत हसन मंटो ने कहा कि एक आदमी की मौत होती है तो तकलीफ होती है, 1 से ज्यादा लोग मरते हैं तो आंकड़ा होता है। तो हम सब लोगों के लिए आंकड़ा है। 22 लोग मारे गए, 22 परिवारों से पूछिए कि क्या होता मतलब। 22 परिवारों के, एक परिवार के सारे सदस्य आग में झुलस कर मर गए, पूरे 8 मेंबर मर जाते हैं। ये तो कहीं जाकर जिम्मेदारी तो तय होनी पड़ेगी, कहीं जाकर तो इसे रोकना होगा। भारती नागपाल जी बिल्कुल, आप देखिए कितना दर्दनाक हादसा है। एक ही परिवार के वो पिताजी हॉस्पिटल में हैं, उनको देखने पूरा परिवार आया है, बेटा, बहू, 2 बेटियां, मदर और उनके और 2 रिश्तेदार, वो उनको देखने आए हैं और उनको नहीं पता था कि कल वो ही नहीं होंगे, और पूरे के पूरा परिवार खत्म हो गया। तो ये जैसा मैंने पहले भी कहा, इस पूरे के पूरे मामले को आप एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना है तो वो है करप्शन। हम बार बार बात करते हैं फायर सेफ्टी नॉर्म्स की, हम बहुत सारी चीजों पर इनकी बात करते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई बात नहीं करता। जब एक बिल्डिंग बन रही होती है, जैसा अभी त्रिवेदी सर ने बताया कि वहां पर सबको पता होता है, वहां पर लोकल इंस्पेक्टर्स को पता होता है, बीट ऑफिसर को पता होता है, जितने लोकल बॉडीज हैं उनको पता होता है कि वहां कितनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। प्रॉब्लम ये है कि ना हमारा फोकस उस डिजाइन पर जा रहा है। अगर बिल्डिंग बन रही है, 4 मंजिला 5 मंजिला बिल्डिंग बन रही है, कोई इसकर नहीं देखता कि एग्जिट है कहाँ से है, एंट्री कहाँ से है, एक एग्जिट है
है, 2 एग्जिट्स हैं, कोई ऐसा प्रोविजन घर में रखा गया है, चाहे वो रेजिडेंशियल ही क्यों ना हो, उस पर भी कोई फोकस नहीं होता। एक घर बना दिया गया जिसमें बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन कहीं कोई जरा सी आग लगी और वो पता नहीं चल पाता। स्मोक का कोई प्रोविजन नहीं है अभी तक। तो प्रॉब्लम वही है कि हम डिजाइनिंग पर भी फोकस नहीं कर रहे। हर बारी ये हादसे होते हैं, इस पर बड़ी-बड़ी बातें होती है, बहस होती है और फिर 1 हफ्ते के बाद सब कुछ ठंडा हो जाता है। जब अभी पीछे मामला हुआ था विवेक विहार का, या उससे पहले पालम का मामला हुआ था, तब भी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी बिठाई गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अभी तक उसकी रिपोर्ट का हमें कुछ नहीं पता कि उस रिपोर्ट का आगे क्या हुआ। तो इसी तरह से ये तो मामला, ये सिलसिला चलता रहता है। आपको अगर याद हो 2024 में एक यूपीएससी कोचिंग सेंटर जो बेसमेंट में चल रहा था, वहां पर 3 बच्चों की मौत हो गई थी। राजेंद्र नगर के पास बारिश आई और खूब पानी भर गया और वो बेसमेंट में पानी भर गया, बच्चे बाहर नहीं निकल पाए और 3 से 4 बच्चों की शायद वहां पर मौत हो गई थी। वो हाहाकार मचा, 1 हफ्ता 10 दिन सबने डिबेट की, आपने भी डिबेट की। उसके बाद क्या हुआ? एकदम से हुआ कि बेसमेंट में कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं चलेगा। लेकिन आज अगर आप जाकर के देखें, फिर से वही 1 साल के बाद वहां पर अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी चल रहे हैं। दिल्ली में कई जगह ऐसी हैं जहां नर्सिंग होम भी चल रहे हैं, ट्यूशन सेंटर्स भी चल रहे हैं। सब कुछ वैसे का वैसा हो रहा है। अभी कुछ देर पहले उन्होंने यही सवाल है जो मैं थोड़ा सा, हाँ, यही सवाल है मैं रामाचंद्रन साहब से पूछना चाहूँगा। रामाचंद्रन सर, बेसिकली ये जो अभी एग्जांपल दे रही थी मैडम, वो एक होटल में अभी आग लगी है, लेकिन ऐसे सैकड़ों होटल वहाँ पे चल रहे हैं। अभी भी दूसरी जगहों पे चले जाएं, करोल बाग चले जाएं, दूसरी जगहों पे चले जाएं, वहाँ अगर औचक निरीक्षण किया जाए तो बहुत सारे ऐसे होटल मिलेंगे, ऐसे कमर्शियल इंस्टीट्यूशन मिलेंगे जहाँ पे नियमों को ताक पर रख के वहाँ पे सब कुछ चल रहा है, धंधा चल रहा है, चाहे सेफ्टी नॉर्म्स हो, आग के सेफ्टी नॉर्म्स हो, दूसरे सेफ्टी नॉर्म्स हो। तो इसमें जिम्मेदारी हम लोग स्थानीय निकाय पर देते हैं, स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी होती है, लेकिन चूंकि सालों से जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहे हैं, घटनाएं ऐसे होती रहती हैं। आपके हिसाब से कोई तरीका है क्या? क्योंकि अब जिस तरह से हम लोग हाईटेक होते जा रहे हैं, जिस तरह से एआई का ज़माना है, ड्रोन का ज़माना आ गया है, तो पुराने तरीके से हम लोग फाइलों में जिम्मेदारी तय करें, क्या और तरीका हो सकता है क्या? क्योंकि स्थानीय निकाय तो अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहे, इसके कई सारे एग्जाम्पल अब सामने आ चुके हैं। को सलाह देना शायद मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि इस प्रकार के अलग अलग नहीं, आप अनुभव के आधार पर तो बता सकते हैं। अलग अलग डिस्कशन में भाग लेने का मौका मुझे मिला। अभी मैं त्रिवेदी जी कह रहे थे, मैं सोच रहा था इस बात को आप यहीं पर समाप्त मत करिए। अभी मजिस्ट्रियल जांच के बाद बताया, मजिस्ट्रियल जांच के बाद क्या निकलता है उसको फॉलो अप करके उसको पब्लिक के सामने लाना ठीक रहता है। इसी तरह लगातार परसू करने से इस प्रकार के कितने बिल्डिंग से कितनों का जांच की गई, बाकी में कमी क्यों रह गया, उसको हटाने के लिए क्या किया, ये सवाल कर सकते हैं। आजकल राइट टू इंफॉर्मेशन का जमाना है। जो लोकल बॉडी की बैठक होते हैं उसमें मेंबर्स पूछ सकते हैं कि क्या मामला क्या है, और उसमें साफ आना चाहिए कि यहाँ पर क्या कमी रह गया। तो सब मिलकर के ही काम हो सकता है कि अवेयर मीडिया बहुत कुछ इसमें योगदान दे सकता है। एक बार चर्चा करके बजाय आप इस तरह के 10 मामले लेकर के उसमें क्या हुआ, कहाँ तक हुआ, इसको भी पब्लिक के सामने लाते हैं तो अच्छा रहता है। मैं इस पर विश्वास रखता हूँ कि जब तक, जैसे मैं शुरू में कहा, पब्लिक में अवेयरनेस और अधिक नहीं है। आजकल बहुत कुछ बदलाव आया है, तो पब्लिक में अवेयरनेस और अधिक आने की आवश्यकता है, ताकि इस बिल्डिंग के बगल में रहने वाले व्यक्ति अगर वो कानून के हिसाब से चला रहा है, उसको इस मुद्दे को रेज करने का अवसर हो, उसको इससे कोई परेशानी ना हो। इस तरह के एक सिस्टम हमें लाने की जरूरत है। और ये लोकल बॉडी क्यों नहीं कर सकता कि इस प्रकार साल भर में जितने भी कमियां हैं वो क्या उन्होंने देखा, क्या पाया, क्या सुधार उसने किया, क्या उत्तरदायित्व है, उसमें उसी के अंतर्गत अकाउंटेबिलिटी में वहां का सिविल सर्विस सिस्टम आ जाता है। उनको डायरेक्टली पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोकल बॉडी के सिस्टम के माध्यम से उसको सामने लाना आवश्यक है। तो ये चीजें किया जा सकता है, हम लोग करते नहीं है या नजरअंदाज करते हैं। जैसे एक पार्टिसिपेंट ने बताया, एक बार हो गया फिर हम आगे बढ़ते हैं, उस बात को अक्सर भूल जाते हैं या उतना हमें सूचना हमारे सामने उपलब्ध नहीं हो पाता है। लेकिन उपलब्ध होना जरूरी है और पब्लिक के सामने इसको रखना जरूरी है। अवेयर मीडिया बहुत कुछ कर सकता है, इसको लगातार पब्लिक के सामने ला करके उसमें सुधार ला सकते हैं। इस तरह कई मामलों में हमारे देश में सुधार आया है।
तो लोकल बॉडी के फंक्शनिंग में जो जो बदलाव की आवश्यकता है उस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि आपने एक बार पॉलिसी का सवाल किया था। एक सर्विस लेवल है कि हर क्षेत्र में, जैसे पानी के बारे में हो या सॉलिड वेस्ट के बारे में हो, उस लोकल बॉडी किस लेवल पर है, हर घर तक पहुंच पाया कि नहीं, पानी है तो पानी कितने घंटे सप्लाई किया, कितना नहीं कर पाया, कितने शिकायत आए, उसमें क्या कार्रवाई किया, सुधारने के लिए क्या कार्य किया, ये भी लोकल बॉडी को पब्लिक के सामने रखना होता है। तो इसी तरह इसको भी उसमें शामिल करते हुए कितने बिल्डिंग्स कंप्लीट हुए, को कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया, और उसका कितने का फिर बाद में उसका फॉलो अप में उसको जांच किया, सही पाया कि नहीं पाया, क्या कार्रवाई किया, ये सब लोकल बॉडी के फंक्शनिंग पब्लिक के सामने क्यों नहीं आता है, मेरे समझ में नहीं आता है क्या कारण है। सर, इस समय कानून में कुछ कमी है। मैं समझता हूँ कि दिल्ली के शासन को, और दिल्ली के शासन चूंकि गृह मंत्रालय के माध्यम से करते हैं, शायद कुछ और हमें कानून लाने की आवश्यकता होगी कि जिससे कि इन चीजों को पक्का करें। कानून से ही लोग डरते हैं, पक्का करें और पब्लिक के सामने आए, उसमें अकाउंटेबिलिटी भी सामने आए, और लोकल बॉडी में इस बात की चर्चा हो, लोकल बॉडी की वार्षिक रिपोर्ट में इस बात को सामने लाए। इस तरह का स्टेप बाय स्टेप शायद कुछ करने से इसमें हम बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल अतुल गर्ग साहब, ये स्थानीय निकाय लोकल बॉडी एक चीज़ों को लागू करने की अंतिम संस्था है, उसको कैसे जिम्मेदार बनाया जाए उसके सजेशन यहाँ पे रामाचंद्रन साहब ने दिए। आपके हिसाब से, चूंकि आपने सही कहा कि फायर डिपार्टमेंट के सीमाएं होती हैं, उस सीमाओं के भीतर फायर डिपार्टमेंट काम करता है, लेकिन जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, जिस तरीके से स्थानीय स्तर पर नियमों का उल्लंघन होता जा रहा है, आपको लगता है कि फायर डिपार्टमेंट को और ज़्यादा एम्पावर करने की ज़रूरत है? मैं इसमें ये बताना चाहूंगा आपको, अभी ईज ऑन डूइंग बिजनेस में हमारी एक मैडम कह रही थी कि 17.5 है, अब उस हाइट को बढ़ा के 24 मीटर कर दिया गया। 24 मीटर तक आपको फायर एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट ने एमसीडी को अभी सारे लाइसेंस से मुक्त कर दिया है। अब ये सेल्फ सर्टिफिकेशन पे होगा, तो जो ये चार्ज लग रहे थे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे कि हम काम नहीं कर रहे हैं, करप्शन है, ये मैटर इज ओवर नाउ। अब फायर डिपार्टमेंट जब इंस्पेक्शन करना ही नहीं है, थर्ड पार्टी करेगी, तो आई थिंक सिचुएशन विल इम्प्रूव, बिकॉज अब ओनर के पास एक चॉइस है कि वो फायर अफसर के पास उसे नहीं जाना है, वो किसी को भी हायर कर सकता है। ऐसे एमसीडी में भी लाइसेंस खत्म कर दिया गया है, फायर का भी जो एनओसी है वो प्राइवेटाइज कर दिया गया है। तो मुझे ये लगता है कि अब क्योंकि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमारा डिपार्टमेंट है या बाकी है, जो लोग ये कहते थे कि हम काम नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब गवर्नमेंट ने नई दिशा में एक नया अभियान चलाया है। इससे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग काम करेंगे, प्राइवेटाइज हो जाएगा, करप्शन विल रिमूव नाउ टोटली, बिकॉज देयर इज नो फायर अफसर या नो गवर्नमेंट अफसर इन्वॉल्व इन द इंस्पेक्शन। तो मुझे लगता है अब चीजें इंप्रूव होंगी। गवर्नमेंट इस मामले में बहुत अच्छे कदम ले रही है। जिम्मेदारी सारी जो दी जा रही है वो लोकल लोगों को दी जा रही है कि आप गेस्ट हाउस चलाते हैं तो आप सर्टिफिकेट दीजिए कि आपने प्राइवेट आदमी से चेक करा के सब चीजें ठीक करी हैं, और उसके बाद आप चलाइए। कमी होगी तो पाई जाएगी। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इस मामले में काफी मेहनत कर रही है, काफी नए कहना चाहिए क्रांतिकारी टाइप के जो है रूल ला रही है, और सिचुएशन इम्प्रूव होगी। अभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम हो गया है, और उसके बाद जब अभी हमारे अफसर जो थे बहुत ज्यादा बिजी रहते थे, उनके पास भी टाइम होगा, हम पब्लिक अवेयरनेस से काम करेंगे, हम लोग फायर फाइटिंग को अच्छे से कर पाएंगे, लोगों को स्कूलों में जाके बता पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी जो गवर्नमेंट हमारी जो नई आई है, इन्होंने जो ये डिसीजन लिए, इससे बहुत फर्क पड़ेगा, और लोग भी अब जागरूक हो जाएंगे कि अब उनकी जिम्मेदारी है। अभी तो फायर अफसर की जिम्मेदारी होती है। जैसे मैडम ने कहा था कि राजेंद्र नगर में 3 लोग मरे क्योंकि उसको फायर एनओसी दिया गया था, तो हमारे डिपार्टमेंट के 2 अफसर अभी तक सस्पेंड हैं क्योंकि उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने ये फायर एनओसी दिया था। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर दी गई है वो इंडिविजुअल पे कर दी गई है, ओनर पे कर दी गई है। ओनर एक किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेगा, किसी आर्किटेक्ट को हायर करेगा, उससे फायर एनओसी लेगा। तो मुझे लगता है सिचुएशन इंप्रूव होनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट आदमी जब देगा ठीक से चेक करेगा, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मनी नाउ। और मैं इसके अलावा एक आप सब लोगों से बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, हम फायर सेफ्टी कॉन्शियस पीपुल नहीं है। मैं
बहुत सारे चैनल में कहा, लोग कहते हैं अतुल जी आप हंसते हो, मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस बात में बिल्कुल नहीं शर्माता। हम सभी लोग जब जाते हैं, हम होटल में जाते हैं, बैंकेट हॉल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप बैंकेट हॉल में अपनी शादी के लिए, फंक्शन के लिए बुक करते हैं, कितने लोग ये पूछते हैं आपके पास फायर एनओसी है या नहीं? आप उसका एसी चेक करते हैं, खाना चेक करते हैं, डेकोरेशन चेक करते हैं, पार्किंग चेक करते हैं, पर नोबडी आस्क कि आपके पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है, आपने फायर सेफ्टी सिस्टम लगाए हैं, आपके पास 2 रास्ते हैं या नहीं है। हम जिस दिन ये पूछना शुरू करेंगे, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। हम खुद ही नहीं पूछते हैं, जब हम जाते हैं तो हम इस बात को क्यों शर्माते हैं? मैं अपनी पूरे परिवार की, पूरी फैमिली की जान उसमें दे रहा हूं, हम वहां 10 घंटे रहेंगे तो हम ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ सकते? जिस दिन हम लोग ये क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे, बिजनेसमैन सतर्क हो जाएगा कि उसका बिजनेस जो है ठप हो सकता है, वो लेना शुरू करेगा, उसको एनओसी की जरूरत नहीं होगी तो भी वो फायर सेफ्टी अरेंजमेंट करेगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे, हम सब मिलजुल के, ये समस्या ऐसे खत्म नहीं होगी। मैं इसमें छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ, 1 सेकंड और ले रहा हूँ, जी जी 1 सेकंड और ले रहा हूं। मैं अभी ब्रिटेन में गया था, मेरी डॉटर वहां पे थी। मैं एक फायर चेक डोर होता है, तो फायर चेक डोर में स्प्रिंग होता है, अपने आप बंद हो जाता है, अपने आप खुलता है। मैंने उसको धक्का दिया, खुला, और जब मैं निकला वो बंद नहीं हुआ, तो पीछे से एक आ रहे थे ब्रिटिशर, उन्होंने उस डोर को बंद किया और मेरे को रोका। उन्होंने कहा कि सर आपने ये डोर बंद करना था, व्हाई डोंट यू क्लोज इट, बिकॉज इसका खराब है, उस पर लिखा हुआ है, यू हैव टू क्लोज द डोर। तो दैट इज द अवेयरनेस। हमारे यहाँ जो है ये बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, हम फायर सेफ्टी के बारे में सोचते नहीं है। और बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि जब तक आप रेस्टोरेंट जाते हैं, जी जी, हाँ, हम सब लोग अवेयर हो जाएंगे तो फिर ये समस्या वैसे ही खत्म हो जाएगी। और अवेयर होना कोई बहुत कैसे रॉकेट साइंस है नहीं। आज की तारीख में लोग जाते हैं सामान खरीदने, तो जिसको ज़रूरत होती है पूछ तो लेता ही है कि आप जीएसटी रजिस्टर्ड हो कि नहीं रजिस्टर्ड हो, क्योंकि वहाँ उनको इनपुट टैक्स कहीं देना पड़ता है, उनको वहाँ फ़ायदा दिख रहा होता है। तो वैसे ही हम पूछ सकते हैं अपना ITR फॉर्म, ITR है कि नहीं आए, तभी आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना होगा, तो आप जानते हैं हमें करना है। तो जब ये चीज़ें आप अवेयर होंगे अपने लिए तो चीज़ें सुधर सकती हैं। लेकिन अवेयर, आपने एक सवाल और उठाया, सेल्फ सर्टिफिकेशन। जब आप ये कह रहे थे सूद साहब, गर्ग साहब, तो मुझे दिमाग में सेल्फ सर्टिफिकेशन चीज़ों को बेहतर बनाएगा या फिर और ज़्यादा ख़राब बनाएगा? क्योंकि अभी तक तो अधिकारियों का डर होता था, लेकिन सेल्फ सर्टिफिकेशन के ज़माने में अधिकारियों का डर नहीं, खुद अपनी बात कह देना कि हम बहुत तंदुरुस्त हैं जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जिम्मेदारी कहाँ जाके ख़त्म होगी, ये एक बड़ा सवाल उठेगा। इस पर अंकिता आपसे ही पूछूंगा और विजय त्रिवेदी साहब आपसे ही पूछूंगा। छोटे से ब्रेक के बाद लौटता हूँ, जल्द कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा करें कि दिल्ली के होटल में लगी आग के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, क्या लापरवाही है। ब्रेक पे जाने से पहले चर्चा हो रही थी, वहाँ पे अतुल गर्ग साहब ने कहा कि अब एक नई व्यवस्था आ रही है जहाँ पे सेल्फ सर्टिफिकेशन कई सारे मामलों में किया जा रहा है। ऐसे में स्थानीय निकाय के ऊपर जिम्मेदारी होती थी, फायर डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी होती थी, वो लोग खुद अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे। तो ये जो रिश्वतखोरी जैसे आरोप लगते थे वो अब नहीं लगेंगे, व्यवस्थाएँ और दुरुस्त होंगी। लेकिन मेरा सवाल अंकिता सूद आपसे है कि ये सेल्फ सर्टिफिकेशन वाली जो व्यवस्था है वो कितनी कारगर होगी? जब किसी अधिकारी का डर नहीं चल रहा है तो खुद का डर कितना कामयाब होगा? एब्सोल्युटली। सेल्फ सर्टिफिकेशन तो पहले भी हुआ करता था, जब आप आर्किटेक्ट से सर्टिफाई कराते थे कि सारी ये बिल्डिंग ठीक है और ये सारे लॉज एंड प्रोटोकॉल्स को मानती है। सेल्फ सर्टिफिकेशन से इस तरीके के हादसे बिल्कुल भी अवॉइड नहीं किए जा सकते, क्योंकि इसमें तो अब किसी का डर ही नहीं है। तो प्रोटोकॉल्स आप बिल्कुल उनके ऊपर डाल रहे हैं जो ये प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। अगर वो पहले ही रूल्स को फ्लाउट कर रहे हैं तो किसी का अगर इंटेंट ही वो है तो वो क्यों नहीं अपने आप को सेल्फ सर्टिफाई कर देगा कि हाँ मैंने सब चीजों का ध्यान रखा हुआ है। 6 कमरों से 25 कमरे वो चला रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं देख रही है। अगर आप मानिए ये खुद अपने आप को सेल्फ सर्टिफाई करते कि हाँ हम इतना ही कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सेल्फ सर्टिफिकेशन पहले भी रहा है और बिल्कुल भी काम नहीं करता है। ये पॉलिसी लेवल पे इसको, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सारी पॉलिसीज को आपस में बात करनी पड़ेगी। बीच में ही आप उसका लैंड यूज चेंज कर रहे हैं। अब जैसे आपने अपनी उसमें ही दिखाया था कि ये लाल डोरा एरिया में आता है। लाल डोरा एरिया में MCD का कोई प्ले नहीं है, आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी का कोई प्ले नहीं है, पंचायत होती है या वहां पे लेजे फेयर है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। पर आग तो वहां भी लगेगी, वहां पे भी लोग मरेंगे।
तो ये पॉलिसीज में हम अपने आप को बकेट कर देंगे तो ये वाली प्रॉब्लम तो कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगी। और ये दिल्ली की ही प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में जितनी भी आपकी सिटीज हैं बहुत ऑर्गेनिक ग्रोथ है। दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, बॉम्बे देखिए आप, जितने भी ओल्ड सिटी एरियाज हैं ये इशू आपको हर जगह मिलेगा। तो ये एक सिस्टमिक स्ट्रक्चरल चेंज हमें करना चाहिए, ये एक दिल्ली की अकेली प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो शहर या फिर शहर का जो हिस्सा ऑर्गेनिकली डेवलप किया हुआ है, चाहे बॉम्बे की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, टीयर 2 सिटीज़ की बात कर लें, उसको तब कुछ किया नहीं जा सकता, तो उसको कैसे चेंज करें, खास तौर से ऐसे हादसे रोकने के लिए? अंकिता जी, तो जैसे ये वाली जगहें हैं तो इनमें सेल्फ सर्टिफिकेशन तो डेफिनेटली नहीं चलेगी। उसके बाद आप पहले तो एंश्योर करें कि वहां पे फायर हाइड्रेंट्स कैसे सड़कें चौड़ी हो उस तरीके से, और फिर वो तो हो नहीं सकती, घर पे घर बना हुआ है, घर पे घर बने हुए हैं, नहीं एग्जैक्टली तो अभी भी ऑडिट, आज सुबह ही मैं देख रही थी, सरकार ने बोला है कि वो ऑडिट करने वाले हैं इन बिल्डिंग्स का कि कौन सी फायर से ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं। तो कहीं पे जो रेजिडेंट्स हैं, चाहे वो कमर्शियल चला रहे हैं, देखिए ये एक पॉलिटिकल वो हो जाता है कि हमारी लाइवलीहुड, अब जैसे आज भी कितने बेड एंड ब्रेकफास्ट बंद हुए हैं, एक तरह से उनकी लाइवलीहुड बंद हो गई है। कुछ होता है, एक लाइवलीहुड बंद हो जाती है। तो सरकार भी ये देखेगी कि वो लाइवलीहुड बंद कर रही है पर वो सेफ्टी भी देख रही है, तो इससे हमारे ऊपर भी एक जिम्मेदारी आ जाती है। सर ने बिल्कुल कहा कि हमें भी अपनी मतलब हमें भी क्वेश्चन करनी चाहिए चीजें। अगर हम भी वो रूल्स फ्लाउट करेंगे तो फिर तब तो सेफ्टी सरकार भी प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो सरकार को ब्लेम करने का तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। बिल्कुल। विजय त्रिवेदी साहब, जब हम किसी होटल में जाते हैं, जैसा कि अतुल गर्ग साहब ने कहा, तो हम लोग वहाँ का रूम देखते हैं, व्यवस्थाएं देखते हैं, खाना कैसा वो देखते हैं, बैंक्वेट में जाएंगे तो यही सारी चीज़ें देखते हैं, जो बिल्कुल निहायती जान के लिए बड़ी कीमती चीज़ें होती है, उसके बारे में हम लोग पूछते ही नहीं हैं कि आपके पास क्या फायर सेफ्टी जैसे इंतजाम है कि नहीं है, बिल्डिंग से का नक्शा आपका पास है कि नहीं है। तो इस तरह का अवेयरनेस कितना संभव दिखे है आपकी नज़र में? और दूसरा सवाल जो एक सेल्फ सर्टिफिकेशन वाला सवाल था, आपको लगता है इससे चीज़ें सुधरेंगी? सर कहने के लिए तो ये बहुत अच्छा लगता है कि अवेयरनेस चाहिए, अवेयरनेस तो पब्लिक अवेयरनेस के लिए 1000 पॉइंट्स आज लिख कर दे देता हूं मैं आपको, करवा लीजिए। 200 अफसरों को तो आप अकाउंटेबल बना नहीं सकते, 2 करोड़ लोगों की अवेयरनेस पर बात करें, थोड़ा प्रैक्टिकल बात कीजिए ना सर। मेरे को बताइए, 200 अफसर है अतुल गर्ग जी के नीचे, उनको तो अवेयर कर नहीं सकते कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, अकाउंटेबल है, उनको सरकार पैसा दे रही है, वो तो अवेयर नहीं होंगे, वो अकाउंटेबल नहीं होंगे, और दिल्ली के 2 करोड़ लोग अवेयर हो जाएंगे। ऐसी भी प्रैक्टिकल बात है। आप दिल्ली मेट्रो अतुल गर्ग साहब को जवाब देना चाहते हैं, अतुल गर्ग साहब को जवाब देना चाहते हैं। सुन लिए, अतुल जी को दे दीजिएगा जवाब, पहले सुन लीजिए। साहब को ये देना चाहता हूँ, नहीं आप सुन लीजिए सर, आप 200 अफसर कह रहे हैं, केवल 17 अफसर है हमारे पास। नहीं आप सुन, आपको मैं आपके लिए आरोप नहीं लगा रहा, मैं सरकार की व्यवस्था पर बात कर रहा हूँ सर। मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली राजधानी है, वहां की स्थिति तो यह है, और अभी तो रामचंद्रन साहब रहे होंगे, उनसे पहले अफसर रहे होंगे जिन्होंने 100 वो बनाए हैं स्मार्ट सिटी, उनका क्या हाल है, क्या स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है, क्या उनको एक बार चेक करवा लीजिए। और आप कह रहे हैं 100 शहर होटल होंगे, दिल्ली में 1000 होंगे होटल, और क्यों जरूरत है कि आग लग जाए, 22 लोग मर जाए तब सरकार जांच करेगी? तो ये सब ऐसी बातें हैं जिसका बहुत प्रवचन के लिए तो सब कुछ अच्छा होता है। आपको ध्यान है मथुरा में वो हाथरस में बाबा जी के आश्रम में 200-150 लोग मारे गए थे, क्या हो गया उसमें? कुछ हो गया? जब आप कानून से डंडे से नहीं चल सकते तो ये सेल्फ सर्टिफिकेशन से काम चलेगा। और सेल्फ सर्टिफिकेशन कहने के लिए अच्छा है, ये अकाउंटेबिलिटी को, रेस्पॉन्सिबिलिटी को टालने का एक सीधा वो लगता है मुझे एक्सक्यूज। नहीं, सेल्फ सर्टिफिकेशन वाली बात जो है ना विजय त्रिवेदी सर, सेल्फ सर्टिफिकेशन वाली बात इंडस्ट्री वाले ही, पब्लिक वाले ही जाके सरकारों को कहते हैं कि हमें बड़ा तंग किया जाता है, हमें ये सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है, इंस्पेक्टर राज है, तो सरकार कहे कि भाई ऐसा करो, खत्म कर दो इंस्पेक्टर राज, सेल्फ सर्टिफिकेशन कर दो। कुछ कहना चाह रहे थे गर्ग साहब? सेल्फ सर्टिफिकेशन उनके लिए होना, उस चीजों पर होना चाहिए, सर की बात ये दूसरे पर नहीं पढ़ रहा हूँ। जी सॉरी अतुल जी, ये मैं इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था कि सेल्फ सर्टिफिकेशन इसलिए किया गया है कि जो हम लोग के ऊपर आरोप लगते हैं वो खत्म हो जाए। आपके पास सुविधा है, मतलब मान लीजिए मेरा एक अफसर जाता है उस एरिया का, मान लीजिए इंचार्ज है, तो आपको उसी से एनओसी कराना। अब आपके पास मल्टीपल चॉइस है,
आप किसी भी वकील, जैसे आप हायर करते हैं, आप किसी को हायर कर सकते हैं, आप उससे अपनी बिल्डिंग का इंस्पेक्शन कराइए, उसकी रिपोर्ट लगाइए और आप हमारे सर्वर पर अपलोड कर दीजिए, एनओसी हो गया। रिन्यूअल भी ऐसे ही है। तो ये गवर्नमेंट ने इसलिए किया गया है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, आप एक सिटीजन बने, जागरूक सिटीजन बने, काम को ठीक से करें, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। और ये अच्छी बात है, मैं फिर ये कह रहा हूँ, इट इज ए गुड वो कि एटलीस्ट वो आदमी रिस्पॉन्सिबल होगा। अभी तो सारा ठीकरा फायर डिपार्टमेंट पे फोड़ दिया जाता है कि आपने ये नहीं किया, आपने काम नहीं किया। 17 मेरे पास टोटल 17 अफसर होते थे जो फायर फाइट भी करते हैं, मीटिंग भी करते हैं, वेलफेयर भी देखते हैं, सारे काम देखते हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन, मैं इसको फुल्ली सपोर्ट करता हूँ कि लेट्स सी हाउ पब्लिक कितना इसको करती है, कितना इसको मानती है। और मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, साहब ना माने, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे ये हादसे होते रहेंगे। पहले भी हुए, अब भी हुए और आगे भी होंगे। अनलेस पब्लिक स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन। अब पब्लिक को जिम्मेदारी दे दी गई है, आप किसी से कराएं, कोई हायर करे और आप एनओसी जमा करें। हम उसके बाद फायर डिपार्टमेंट सरप्राइज कोशिश करेगा चेक करने की, गलत पाया जाएगा आपको, आपका सील किया जाएगा। तो ये बेटर ऑप्शन है, आपके पास चॉइस है। आप ये नहीं कह सकते कि अतुल गर्ग जी एनओसी नहीं दे रहे हैं जी, मेरे को तो जाना ही नहीं के पास है, बिकॉज ही इज द बॉस। नाउ देयर इज नो बॉस, एवरीबडी इज बॉस। आप जाइए, जो आपको पसंद आता है उसको हायर कीजिए और आप उससे अपना सर्टिफिकेट लीजिए और अपलोड कर दीजिए। तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा कदम लिया है। इससे हमारे ऊपर जो हम लोग कोई कोशिश करते हैं तो ये जी आरोप लगते हो, आरोप नहीं लगना। भारती नागपाल मैम, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस पे जरा रामाचंद्रन साहब आपकी राय जानना चाहूंगा। सेल्फ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था स्थिति को बेहतर करेगी या फिर लोगों में उतनी जिम्मेदारी वाली फीलिंग आई है क्या कि सेल्फ सर्टिफिकेशन देने के बाद खुद को जिम्मेदार महसूस करेंगे और चीजों को दुरुस्त रखेंगे? ग्रेजुअली हम सिस्टम को बदल रहे हैं। अभी हमने चर्चा शुरू किया, करप्शन एक वर्ड लेकर के शुरू किया। करप्शन को कम करना है तो उसके लिए क्या हो सकता है, उसी सर्टिफिकेशन इस प्रकार के सामने आया। लेकिन मैं ये सब सुनते समय मैं सोच रहा था, हर सिटीजन का एक राइट भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उत्तरदायित्व भी है, उनका हक भी है, उत्तरदायित्व भी है। तो इन सब चीजों का एक कार्य ये है कि हम विश्वास पर छोड़ देते हैं। तो सेल्फ सर्टिफाई करते समय भी देने का प्रयास करते हैं तो सिस्टम को सुधारना मुश्किल होता है। लेकिन उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम और विभाग के द्वारा जांचने का एक व्यवस्था जरूर होगा। वो सिलेक्टिव तरीके पर होगा, उसको आपका या मेरा या सेलेक्ट कर लिया तो हम शिकायत करेंगे हमारा ही क्यों लिया, दूसरे का लेना चाहिए था। ये चलता रहेगा जब तक सिस्टम स्टेबलाइज नहीं होता है। लेकिन फिर मैं एक बात पर वापस आना चाहूंगा। एक तो मीडिया इसको काफी हद तक पब्लिक के क्षेत्र में ला सकते हैं, क्योंकि जनरल लिखने के बजाय सिस्टम क्या पे ये सेल्फ सर्टिफिकेट की बात के बारे में अब तक क्या करना चाहिए, क्या निकल के आना चाहिए, कहाँ पर उसमें कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित होना चाहिए। सेल्फ सर्टिफिकेट का मतलब ये नहीं कि सारे चीज खुला छूट दे दिया है, उस तरह नहीं दिया है, लेकिन करप्शन की बात बताए उससे बचने के लिए, हटने के लिए एक व्यवस्था कर दिया। अब उसमें भी कमी है तो फिर क्या करना चाहिए, चर्चा के माध्यम से निकल आना चाहिए। जहाँ पर अधिक संख्या में जाते हैं, मैं समझता हूँ वहां पर, जैसे मैंने पहले भी कहा, वहां डिस्प्ले करना जरूरी है कि मैंने इस परमिट को इन चीजों का पालन करते हुए लिया है। या अगर वो अलॉटमेंट देते हैं तो लिखना चाहिए और साइन कंप्यूटराइज का मान करके चलते हैं कि इन चीजों का पालन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये भी ला सकते हैं। और उसका कोई समय समय पर सिलेक्टिव तरीके पर उसको जांच सकते हैं कि इन्होंने सही कहा नहीं कहा। पब्लिक के लिए ये आवश्यक है, साधारण आदमी के लिए आवश्यक है। तो बदलाव लाते समय इन चीजों को रखना होगा। बदलाव के समय थोड़ा इधर उधर कमी हो सकता है, उसको दूर करें। उसमें मैं समझता हूँ कि जैसे आप या मीडिया में लिखते हैं, मुद्दे को सामने ला करके तो पॉलिसी बनाने वाले हैं उन तक वो मामला पहुंच सकता है कि इसमें ये सुधार और करने की आवश्यकता है। सेल्फ सर्टिफिकेशन के बाद कब एक जांच होगा, पीरियोडिक जांच, वो भी उसमें लिख सकते हैं। सबको मालूम होगा कि 3 साल बाद सही नहीं चल रहा हो कि कोई आकर के उसको जांच कर सकता है। तो ये
के चलना होगा। तो सेल्फ सर्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं हुआ कि हम खुली छूट दे दिए, आपने कह दिया कि हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं तो दुरुस्त हैं, ऐसा नहीं है। औचक निरीक्षण करके इसको देखा जा सकता है, एक तय समय सीमा के भीतर इसके निरीक्षण किया जा सकता है। भारती नागपाल मैम, आपको लगता है कि दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहरों में खासतौर से लोग इतने अवेयर हैं कि सेल्फ सर्टिफिकेशन जैसी व्यवस्था को ज़्यादा बेहतर करेंगे, या फिर दूसरे सिस्टम अपनाना चाहिए? जैसे बातचीत करते करते मेरे दिमाग में आया कि आप कहीं भी जाते हैं, मान ली होटल में जाएं या फिर ऐसे कमर्शियल बिल्डिंग में जाएं या फिर अस्पताल में जाएं, कोई एक बार कोड हो, उसको स्कैन करिए, आपको पता चल जाएगा कि इसके पास फायर डिपार्टमेंट का लाइसेंस है कि नहीं है, सेल्फ सर्टिफिकेशन है तो कब तक का रिव्यू किया गया है, बिल्डिंग का नक्शा पास है कि नहीं है। वो बहुत अब पहले जैसे नहीं रही कि आपको फाइल उठा कर देखनी होगी। जी, ये आपका पॉइंट अच्छा है। मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पर हम अवेयरनेस की बात करते हैं, अवेयरनेस लोगों में है नहीं, और हम सेल्फ सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं। सरकार सीधा सीधा जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर डालने की बजाय या अकाउंटेबिलिटी तय करने की बजाय ब्यूरोक्रेसी की, अपने लोगों की, एमसीडी की, फायर डिपार्टमेंट की, ये सब सिस्टम को ठीक करने की बजाय सरकार ने जनता पर ही ठीकरा फोड़ दिया कि आप जानो आपका काम जाने, हम आपको 20 प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस दे रहे हैं और आप इनसे अपने आप को सर्टिफाई करा लीजिए। आप करा लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं कराएंगे तो कल को हम आपको पकड़ लेंगे। जैसे पहले भी गर्ग साहब ने कहा कि 3 साल के बाद जब ये फायर की एनओसी देते थे तो 3 साल के बाद वो उसको रिन्यू करते थे और बीच में कभी उसकी इंस्पेक्शन नहीं होती थी। तो हम अचानक इंस्पेक्शन तो करने की बात बहुत दूर है, बीच में इंस्पेक्शन कभी होती नहीं है। यानी कि ये कि जब हादसा होगा, लोग मरेंगे, तब हम इंस्पेक्शन करेंगे और तब हम जिम्मेदार लोगों को ठहराएंगे। ये हम इंतजार करते हैं बेसिकली कोई हादसा हो तब हम सिस्टम को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करें, नहीं तो सिस्टम जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। जनता को भी आदत है, सरकार को भी आदत पड़ चुकी है, और सरकार ने तो ये बहुत अच्छा काम कर दिया। अभी ये इसी महीने ही, पिछले महीने ही सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, शायद 27 मई के आसपास, कि आप जो है फायर का अब प्राइवेटाइजेशन होगा और आप बाहर से ही आप अपना सर्टिफिकेट लीजिए, क्योंकि हमारे अफसरों पर बार-बार दरअसल ये अफसर पे आरोप ना लगे तो ये व्यवस्था की गई है, लेकिन इस व्यवस्था में भी ऐसी बात नहीं कि लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया है। अगर सेल्फ सर्टिफिकेशन तो जिम्मेदारी आपके ऊपर बनती है, अगर गड़बड़ी पाई गई तो फिर आप जिम्मेदार होंगे, यानी कि उस होटल का या फिर ऐसे किसी संस्था का मालिक जिम्मेदार होगा जिन्होंने सेल्फ सर्टिफिकेशन दिया है। तो आप ये नहीं कहते हमारे पास सर्टिफिकेट तो है जी, आप सर्टिफिकेट आपने खुद दिया, अब आप बताइए आपने सर्टिफिकेट कैसे जारी किया। तो इसका एक दूसरा पक्ष भी है जिसको हमें देखना चाहिए। कई देशों में ये सेल्फ सर्टिफिकेशन व्यवस्था, कई विभागों में व्यवस्था काफी बेहतर लागू हुई है, लेकिन चूंकि समय यहीं पे समाप्त हो रहा है इसीलिए मैं आगे चर्चा को नहीं बढ़ा पाऊंगा। लेकिन आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज अड्डा फिलहाल इतना ही, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।